हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम लेके आ गए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4, जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो आखिरकार एंड पे आ जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बना रखे हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर देख लें और कवर कर लें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया है, पार्ट 2 में मैंने आपको आगे वाले टॉपिक समझाए और पार्ट 3 में उससे फर्दर टॉपिक समझाए। और ये लास्ट पार्ट 4 है जिसमें मैं 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, या 3 टॉपिक्स आप समझ लो। पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैं इसमें कवर करूँगा, दूसरा इसमें कवर किया जाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा इसमें हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो ये तीनों टॉपिक इसमें कवर करके अपने जो चैप्टर है उसको हम बाइंड करेंगे, जो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात यहाँ पे हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये टॉपिक ये बताना चाहता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसका नेचर क्या है, यानी कि मैनेजमेंट नेचर में है क्या। अब जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नेचर जानना चाहते हैं तो हम हमेशा उसे 3 चीज़ों से कंपेयर करते हैं या 3 एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। या तो वो कॉन्सेप्ट प्रोफेशन कहलाया जा सकता है नेचर में, या तो वो कॉन्सेप्ट साइंस कहलाया जा सकता है नेचर में, या तो वो कॉन्सेप्ट आर्ट कहलाया जा सकता है नेचर में। तो हम इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को कंपेयर करेंगे कि क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हैं या नहीं। और जिस भी एलिमेंट के इनमें से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर मैनेजमेंट में भी आते होंगे या लाई करते होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट ही नेचर है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। देखो यहाँ पे बच्चों बहुत ही बेसिक चीज़ है कि साइंस की ना पहले आप डेफिनेशन समझ लो, क्योंकि जो इसके फीचर्स है ना वही इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में साइंस की डेफिनेशन यहाँ पे रखी है। आ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट दैट आर यूनिवर्सल। यानी कि साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है। और साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अब जिस बच्चे ने भी मेरी इस ईजी सी डेफिनेशन को समझ लिया वो वही साइंस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंस की जो डेफिनेशन है उसको पूरी तरीके से समझ लेना है कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, और ये यूनिवर्सल होती है पूरी तरीके से। अब हम बात करते हैं साइंस वर्सेस मैनेजमेंट कि हम देखेंगे कि साइंस के जो भी फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट में लाई करते हैं। इफ़ येस देन मैनेजमेंट इज़ साइंस इन नेचर, एंड इफ़ नो देन मैनेजमेंट इज़ नॉट साइंस इन नेचर। ओके, शुरू करते हैं। तो साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि साइंस जो है ना बेसिकली वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे कि आप देखते हो साइंस क्या है, एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ते हैं। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल है साइंस की बुक्स। अब ये जो साइंस की बुक्स हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ये कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि एक सिस्टमेटिक बॉडीज़ हैं नॉलेज की जिनसे हम साइंस के बारे में सीखते हैं कि साइंस क्या होती है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स विद इन द साइंस हम सीखते हैं। अब क्या ये फ़ीचर मैनेजमेंट के अंदर लाई करता है, तो बिल्कुल करता है। मैनेजमेंट भी तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों सर? अब ये इसलिए क्योंकि हम जो क्लास 12th में अपनी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब मैनेजमेंट हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ही तो पढ़ रहे हैं। अब आप बीबीए करता है कोई बच्चा, कोई एमबीए करता है, तो उसमें क्या पढ़ता है सिस्टमेटिक वे में, मैनेजमेंट के बारे में ही तो पढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस जैसे एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरे फीचर की बात करते हैं साइंस की, तो दूसरा फीचर है प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि साइंस के अंदर जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बनते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने क्या देखा, न्यूटन ने यही तो देखा कि एक सेब नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मतलब एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो उन्होंने ये पाया कि ऑब्ज़र्व किया पहले उन्होंने कि एक सेब नीचे गिर रहा है, और फिर उन्हें उसी चीज़ को अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बेस पे हमेशा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब क्या ये फीचर लाई करता है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स ऑफकोर्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बनाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं करते। तो ये फीचर 100% मैनेजमेंट में लाए नहीं करता है।
अब करते हैं तीसरे फीचर की बात। तो साइंस का तीसरा फीचर होता है कि साइंस की हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं वो सब यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब जो लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल है वो आपको हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एक ही रिजल्ट देगा। चाहे आप किसी सेब को ऊपर फेंको तो वो भी नीचे ही गिरेगा, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन किसी हाथी को भी ऊपर फेंकोगे तो वो भी नीचे गिरेगा। विच मीन्स साइंस या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल हैं, हर सिचुएशन में वो सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट दें ऐसा श्योरिटी नहीं होती है, और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको मैनेजर अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकता है एज़ पर द सिचुएशन। सो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। सो देयरफॉर यहाँ पे जो हमने तीनों फीचर्स को जब कंपेयर किया तो सिर्फ साइंस का एक फीचर यानी कि अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ही मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरीके से लाई करता है। तो कंक्लूजन हमारा ये ड्रॉ हुआ इससे कि मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। फुल्ली हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट साइंस है नेचर के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट विच इज़ आर्ट। अब आर्ट क्या होती है? आर्ट कोई भी वो स्किल होती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल एप्लीकेशन डाल सकता है ताकि वो उस स्किल के थ्रू वो डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें जो वो करना चाहता है। इट रेफर्स टू सम स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन टू ब्रिंग द डिज़ायर रिजल्ट। एग्ज़ाम्पल क्या हैं आर्ट के? जैसे डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, तो ये सारी आर्ट हैं, यानी कि कोई स्किल जो आप सीख रहे हो और उस स्किल को सीख के आप कुछ अपना डिज़ायर रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंपेयर करेंगे आर्ट्स के फीचर्स को कि क्या वो लाई करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सो पहला फीचर है आर्ट्स का एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सो आर्ट, किसी भी आर्ट, चाहे वो, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप अगर देखोगे सीबीएसई के अंदर सब्जेक्ट्स हैं स्कूल्स में जैसे पेंटिंग और सिंगिंग। अब सिंगिंग का सब्जेक्ट है तो सिंगिंग एक्चुअली में एक स्किल है, लेकिन उसका एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसके सुर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है सारेगामापा। तो ये सिंगिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। क्या अब ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर लाई करता है? बिल्कुल करता है। हमारी जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसमें भी तो मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज ही हमें दी जा रही है। आप मैनेजमेंट में कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें भी तो आपको मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज ही तो दी जा रही होती है। तो जिस तरीके से आर्ट्स में हर किसी स्किल की एक थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है उस तरीके से ही मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो पहला फीचर तो दोनों में, पहला फीचर आर्ट्स का लाई करता है मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड फीचर इज़ पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मीन्स डूइंग एनीथिंग इन योर ओन वे, विच मीन्स पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब है हर आर्ट, यानी कि कोई भी स्किल सीखते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स, लेकिन किसी भी आर्ट को वो अपने ओन वे में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सिंगर्स हैं, अब कोई सिंगर सब एक ही चीज़ सीखते हैं, सबको वही सिखाया जाता है कि इतने सुर होते हैं, ये होते हैं, लेकिन कोई क्या करता है, रॉक स्टार टाइप सिंगर बनता है, कोई मेलोडी सिंगर बनता है, कोई सुरों वाला सिंगर बनता है, कोई फोक सिंगर बनता है। तो आर्ट में नॉलेज जो है वो सेम है, लेकिन उस आर्ट को परफॉर्म करने का तरीका हर किसी इंडिविजुअल का क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि वो अपने पर्सनल एप्लीकेशन उसमें इंक्लूड कर सकता है। ऐसी ही क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। अब मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो भी सब मैनेजर्स के लिए तो सेम ही होते हैं, लेकिन हर मैनेजर उन प्रिंसिपल्स का यूज़ अपने अंदाज में करता है, अपने ओन वे में करता है। किसी मैनेजर के लिए कोई प्रिंसिपल इस सिचुएशन में ज़्यादा सूटेबल है तो किसी मैनेजर के लिए कोई दूसरा प्रिंसिपल उस सिचुएशन में ज़्यादा सूटेबल है। सो एवरी मैनेजर टेक द सेम नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स बट ऑल मैनेजर हैज़ देयर यूनिक वे टू मैनेज द थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबका अपना अपना तरीका होता है मैनेजर्स का। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल एप्लीकेशन जिस तरीके से आर्ट्स में होता है, हर किसी स्किल में यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर के पास थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो सेम ही है मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की, लेकिन हर किसी का अप्लाई करने का तरीका और चीज़ों को मैनेज करने का तरीका अलग है, वो अपने अंदाज में मैनेज करते हैं। अब इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं कि पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है। मुझे पता है आप सब लोग क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे और ख़ासकर लड़के लोग तो बहुत देखते होंगे। अब क्रिकेट में मैंने दो
पर्सन्स यानी कि दो महान प्लेयर का एग्जांपल लिया है, एक है विराट कोहली और एक है स्टीव स्मिथ। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो दोनों ने देखो क्रिकेट सीखा है, दोनों ने क्रिकेट के बारे में दोनों को नॉलेज एक ही मिली है। लेकिन विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत टेक्निकली साउंड है और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, यानी कि वो बिल्कुल टेक्निकली खेलता है, उसकी हेड पोजीशन, उसकी कवर ड्राइव सब बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, जैसे पुराने आप कहते हैं ना जैसे कॉपी बुक शॉट्स मारता है वो सारे। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टीवन स्मिथ भी क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसका एक अपना यूनिक वे है बैटिंग करने का, यानी कि एक ऐसा एक अनऑर्थोडॉक्स वे है उसका। जैसे कॉपी बुक्स में होता है, जैसे बताया जाता है कि ऐसे आपको कवर ड्राइव मारनी चाहिए, वो ऐसे कभी खेलता ही नहीं है। उसका बिल्कुल अपना तरीका, अपना स्टाइल है बैटिंग करने का। लेकिन अगर हम बात करें तो बोथ आर द बेस्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, फिर भी दोनों बेस्ट प्लेयर हैं। विच मीन्स ये एग्जांपल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्किल, कोई भी आर्ट जब हम सीखते हैं तो उसको करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। सब उसमें अपना कुछ ना कुछ पर्सनल एप्लीकेशन डालते हैं, अपना एक यूनिक तड़का मार देते हैं। जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली बिल्कुल क्लासिक प्लेयर की तरह खेलता है, स्टीवन स्मिथ बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर की तरह खेलता है, उसका अपना तरीका है, लेकिन फिर भी दोनों का रिजल्ट देखो बिल्कुल सेम। विच मीन्स कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आर्ट में हर कोई इंडिविजुअल अपना तड़का मार सकता है अपनी स्किल के अंदर, उसी तरीके से मैनेजर्स को भी सेम मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की नॉलेज दी जाती है। लेकिन हर मैनेजर किसी चीज़ को मैनेज अलग तरीके से करता है, हर मैनेजर का और हर किसी दूसरे मैनेजर का जो परसेप्शन है वो अलग होता है चीज़ों को मैनेज करने का। तो दोनों फीचर्स तो अभी तक मैनेजमेंट में लाई करते हैं। तीसरा फीचर है हमारे आर्ट के अंदर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि कोई भी आर्ट जो होती है, कोई भी स्किल जो होती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है किसके बेसिस पे, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्या ये फीचर लाई करता है हमारे मैनेजमेंट के अंदर? तो बिल्कुल करता है। अ मैनेजर कैन ऑल्सो इम्प्रूव द मैनेजीरियल स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड यूज़ द प्रिंसिपल इन अ क्रिएटिव वे। यही बात बोली गई है कि एक मैनेजर भी अपनी मैनेजीरियल स्किल्स को इन्हीं दो एलिमेंट्स के बेस पे इम्प्रूव कर सकता है। एक मैनेजर को हमेशा अपने मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उन प्रिंसिपल्स को अपने तरीके में मोल्ड करके उन प्रिंसिपल्स का अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी जोड़ देनी चाहिए, थोड़ी इनोवेशन लानी चाहिए चीज़ों को मैनेज करने में। इसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है आर्ट के अंदर, जैसे कि एक बॉलर है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, सब जानते हो, जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह क्यों सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है माना जाता है और क्या है उसमें? अगर आप उसको देखोगे उसकी प्रैक्टिस नेट्स पे, तो उसे यॉर्कर का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि वो नेट्स पे इतनी प्रैक्टिस करता है, यॉर्कर्स की इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो एक अपने को बिल्कुल परफेक्ट कर देता है उस पर्टिकुलर स्किल में जो है उसकी बॉलिंग। और क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है उसका एक्शन। उसका एक्शन ही इतना यूनिक और क्रिएटिव है ना कि एक्चुअली बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसके हाथ से कितनी स्पीड से बॉल निकल रही है, क्योंकि उसका एक्शन ही इतना यूनिक है। बाकी सब बॉलर्स को खेलने में एक अंदाज़ा मिल जाता है क्योंकि उनका एक्शन जो है वो सिंपल सा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का एक्शन ही इतना क्रिएटिव है ना कि ये क्रिएटिविटी प्लस उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस का जो कॉम्बिनेशन है वो उसे बेस्ट बॉलर बनाता है। तो किसी भी आर्ट को आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पे इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्किल में अपने आप को एक्सेल बना दिया है। ऐसी ही सेम मैनेजमेंट में भी ये फीचर लाई करता है कि एक मैनेजर भी अपनी मैनेजीरियल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है जब वो बार बार अपने मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और उनकी प्रैक्टिस करें, और साथ में अगर वो थोड़ी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड कर दें, तो यही डिफरेंस बनाता है एक लेस सक्सेसफुल मैनेजर के बीच में और एक मोर सक्सेसफुल मैनेजर के बीच में। तो जब हमने देखा कि आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में लाई करते हैं, तो इससे हमें समझ आ गया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, आर्ट है। विच मीन्स मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, एक कला होती है काम को करवाने की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट जो था हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आप ये सिंपली समझ सकते हो कि प्रोफेशन बेसिकली एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है और जिसमें एंट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। जैसे कि सीए, लॉयर, इन सबको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है जो इन्हें ही पता है, जिसके बारे में सिर्फ।
तो उनका काम ही ऐसा होता है जो उन्हें उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे दिया जाता है। अब हम ये यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि क्या प्रोफेशन के फीचर लाई करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सो पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हम तीनों अभी तक एलिमेंट में देख चुके हैं, साइंस में भी, आर्ट में भी और अब प्रोफेशन में भी। प्रोफेशन जो होती है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऐसी मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो हम बुक्स में भी देखते हैं और जो हम BBA MBA जो बच्चे करते हैं वो भी यही सीखते हैं। सेकंड फीचर है प्रोफेशन का रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, विच मीन्स कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रोफेशन जैसे कि CA और डॉक्टर ये बनना होता है तो वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कि वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक एग्ज़ाम दे के ही जब आप पेपर को क्लियर करोगे तभी आप ये प्रोफेशनल इसमें एंट्री ले सकते हो, यानी कि तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, तभी आप CA बन सकते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि भैया मैनेजर तो हम तभी बन सकते हैं ना जब हम MBA करते हैं या ये सब करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बेसिस पे ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम सब लोग अपने आप में एक मैनेजर होते हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होते हैं वो अपने बिज़नेस के खुद मैनेज करते हैं। अब उन्होंने तो कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया MBA का, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मैनेज करने के लिए मैनेजीरियल स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, मैनेज करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी प्रोफेशन के अंदर आपको एंट्री लेने के लिए डिग्री की ज़रूरत है या आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है जो आपको क्लियर करके मिलते हैं एग्ज़ाम्स को। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। तीसरा, प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन ज़रूर होती है, जैसे CA के लिए ICAI है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर CA से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पेपर कब होगा, कब इसका पेपर, कब रिज़ल्ट आएगा, ये सब चीज़ें कौन बताता है, ICAI। तो हर प्रोफेशन की ना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे लॉयर्स की बार काउंसिल होती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर इसकी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। एक एसोसिएशन है आयमा नाम की, AIMA, पर इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ, यानी कि अभी ये लीगली सर्टिफाइड नहीं है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट करेगी मैनेजमेंट या मैनेजर्स के लिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ सेटिस्फाई नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि प्रोफेशन में एक और फीचर होता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि उनके लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनके अंदर उन्हें बाइंड होकर अपने काम को करना पड़ता है। जैसे एक उनका रूल होता है यूनिफॉर्म का, जैसे डॉक्टर्स को वाइट कलर की ड्रेस पहननी पड़ती है जब भी वो ऑपरेशन करते हैं, और लॉयर को मेजरली ब्लैक कलर का पहनना पड़ता है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। अब क्या ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में भी ज़रूरी है? नो मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मैनेजर्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी नहीं होता है। हाँ, AIM में जो मैंने बताया था अभी, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसने कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन क्योंकि वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी है किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। सो यहाँ से भी कंक्लूजन यही मिला कि मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रोफेशनल इन नेचर या प्रोफेशन इन नेचर, बिकॉज प्रोफेशन के जो फीचर्स थे वो मैनेजमेंट में लाए नहीं करते थे। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैनेजमेंट 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन से मिलके बना होता है। तो ये 5 फंक्शंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, इनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ यहाँ लेंगे, क्योंकि आगे 12th में आप इनके पर्टिकुलर्स चैप्टर्स भी कवर करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं बस एक बेसिक व्यू बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सेट करती है। डिसाइड प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करती है, यानी कि प्लान बनाती है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। थर्ड, हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच वेयर दे वांट टू गो इन द फ्यूचर। और प्लानिंग एक वो फंक्शन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है आज जहाँ वो है और जहाँ वो कल पहुँचना चाहती है वहाँ पहुँचने में। सो मैंने यहाँ पे बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आज है करंटली और जहाँ वो पहुँचना चाहती है फ्यूचर में, तो उसको कवर करने के लिए एक ब्रिज होता है प्लानिंग। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना गोल भी प्लानिंग के अंदर ही बनाती है ऑर्गेनाइजेशन,
उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए प्लान भी प्लानिंग के अंदर ही करती है। और ऑल एंड ऑल जितने भी व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ये तीनों एलिमेंट्स को भी प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब प्लानिंग कर लेती है यानी कि ये डिसाइड कर लेती है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, तो उसके बाद अब वो करेगी कौन सा सेकंड फंक्शन परफॉर्म करेगी, जो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना। अब ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यूटीज़ को असाइन करती है, अथॉरिटी यानी कि पावर को इस्टेब्लिश करती है, और टास्क को ग्रुपिंग करती है यानी कि टास्क को ग्रुप में बांट देती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने प्लान बनाया है ना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर करती है, उन्हें अरेंज करती है। सो इन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, यानी कि जो प्लानिंग के अंदर उन्होंने प्लान बनाया है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर किया जाता है इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। कैसे? ड्यूटीज़ असाइन करके, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करके और टास्क को एक साथ ग्रुप करके। थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान कर लिया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उन्होंने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे रिसोर्सेज को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब उन रिसोर्सेज का यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स करेंगे ना। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट और हायर करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि अभी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज आ चुके हैं, जैसे मशीनरी, वो हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर अरेंज कर लिए थे। लेकिन अब उन फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए। तो स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को हायर और रिक्रूट करती है वेरियस जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और स्टाफिंग फंक्शन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन भी कहा जाता है, HRMB से कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। अब क्या कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, प्लान कर लिया क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। दूसरा, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाय असाइनिंग ड्यूटीज़, बाय इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड बाय ग्रुपिंग द टास्क, और सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया जितने भी फिजिकल रिसोर्स थे। तीसरे फंक्शन स्टाफिंग के अंदर उन्होंने सारे ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर लिया, हायर कर लिया। अब ह्यूमन रिसोर्स को हायर तो कर दिया, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स को बताना भी तो पड़ेगा कि काम करना क्या है आप लोगों को। तो डायरेक्टिंग के अंदर यही किया जाता है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हें क्या करना है, उनको गाइड करता है। इस फंक्शन के अंदर वो लीड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है काम के दौरान, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी देता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव कर सके। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर डायरेक्शन दी जाती है बेसिकली एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एक्चुअली में एम्प्लॉयज़ कब आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग फंक्शन के बाद ही तो आएंगे, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही तो हम हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जब फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन सब दे दिए जाते हैं तो काम का असली इम्प्लीमेंटेशन इस फंक्शन के बाद से शुरू होता है। फिर लास्ट एंड फिफ्थ फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जब काम पूरा डन हो गया, अब इस फंक्शन में आपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब एम्प्लॉयज़ ने काम करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने काम ख़त्म कर दिया तब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तब जो उन्होंने एक्चुअली परफॉर्मेंस की है ना एम्प्लॉयज़ ने, उसको कंपेयर किया जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस से, जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग में सेट किया था कि ऐसी होनी चाहिए हमारी परफॉर्मेंस। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअल में किया और जो उन्होंने सोचा था क्या वो बराबर बैठे हैं। अगर उनमें कोई डिफरेंस आता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अगली बार कोई गलती ना हो तो करेक्टिव एक्शंस भी लेके रखेगी। विच मीन्स कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर कोई डेविएशन यानी कि ऊंच नीच निकलती है एक्चुअल परफॉर्मेंस में एज़ कम्पेयर टू प्लान परफॉर्मेंस, तो वो उसके खिलाफ उन डेविएशंस के खिलाफ करेक्टिव मेजर्स भी लेती है, यानी कि सही कदम भी उठाती है ताकि अगली बार से जब वो परफॉर्म करें तो कोई गलती ना हो।
अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है जनरली। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द डाइवर्स एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज यानी कि मिला जुला के रखती है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली आप एक ऐसा एलिमेंट कह सकते हो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन बहुत ही मतलब वेरी फेमस लाइन है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की क्या होती है, एसेंस होती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपने फीचर्स में पढ़ा हुआ है। अब ग्रुप एक्टिविटी है विच मीन्स ग्रुप में करना होता है, लेकिन जब ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि आपसी संबंध यानी कि सामंजस्यता ही नहीं होगी, आपस में वो मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो क्या मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा? तो मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ना कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है आपस में एम्प्लॉयज़ के। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा जाता है मैनेजमेंट की। मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब ये देखो इनके बीच में जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी थ्रेड होती है, एक उस रस्सी की तरह है जो इन सब डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ के रखती है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ थ्रेड विच बाइंड्स ऑल द डिपार्टमेंट्स एज वेल। नाउ वाई कोऑर्डिनेशन इज़ असेंस, विच मीन्स कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट के अंदर? सो कोऑर्डिनेशन असेंस होती है मैनेजमेंट की दो रीजंस की वजह से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमें सब फंक्शंस के अंदर भी रिक्वायर्ड होता है। यानी कि हर फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन तीनों लेवल्स को भी अपने काम को करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझेंगे कि क्यों सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, और उसके बाद क्यों टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। सो पहले बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फंक्शंस। यानी कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है सारे फंक्शंस के अंदर। क्यों है ज़रूरी? प्लानिंग के अंदर क्यों ज़रूरी है? प्लान बनाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलके ही तो प्लान करती है। तो जब सब लोगों के बीच में, सब टॉप लेवल जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो बढ़िया प्लान बनेगा। और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ड्यूटीज़ को असाइन करने के लिए, अथॉरिटीज़ देने के लिए और रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर वर्कर्स को उनकी जॉब्स असाइन, क्योंकि किसी भी वर्कर को कोई भी ड्यूटी नहीं दे सकते। जिस वर्कर को जो काम में वो पहले से अच्छा है वही तो जॉब देंगे, ताकि उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिले। तो वर्कर को कौन सी जॉब देनी है उसमें भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, और कंपनसेशन डिसाइड करने में और सेटिंग करने में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, अगर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में सामंजस्यता यानी कि आपसी संबंध सही नहीं होंगे, तो क्या सबऑर्डिनेट किसी सुपीरियर की बात सुनेगा? नहीं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि उनकी प्लान परफॉर्मेंस जिसको वो अचीव करना चाहते हैं वो उन्हें पहले से ही क्लियर्ड होती है, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तब उन्हें हमेशा अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को साथ साथ लेके चलना चाहिए प्लान परफॉर्मेंस के, कि क्या हम बराबरी पे चल रहे हैं जो हम जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके। तो इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में। अब सेकंड है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है तीनों लेवल्स पे, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही नेसेसरी होता है। अब टॉप लेवल पे क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? ताकि इंटीग्रेट करा जा सके सारी एक्टिविटीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन की। मिडिल लेवल पे क्यों ज़रूरी है? ताकि इंटीग्रेट करा जा सके एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट्स की। और लोअर लेवल पे क्यों ज़रूरी है? ताकि कोऑर्डिनेट करा जा सके वर्क को वर्कर्स के विद द डिज़ायर्ड आउटपुट, यानी कि वर्कर्स को उस हिसाब से ही काम करवाया जा सके जैसा डिज़ायर्ड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। इसलिए लोअर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वहाँ पे क्योस बहुत होते हैं। क्योस का मतलब लड़ाई झगड़े आपस में बहुत होते हैं, क्योंकि आपसी संबंध या सामंजस्यता अच्छी नहीं है।
अब फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फीचर्स को बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट आपस में मिला जुला के रखती है सारे एफर्ट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन जो एलिमेंट होता है वो सबके एक्शंस को एक साथ जोड़ के रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी से अचीव कर सके। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन तब तक ज़रूरी है जब तक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होगा, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मैनेजमेंट तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। वो तो तब तक चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, और जब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलता ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव, क्योंकि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रोसेस परवेसिव है यानी कि यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है? परवेसिव ही है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, यानी कि एक मैनेजर को ही ये चीज़ देखनी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होके चल तो रही हैं ना, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के आपसी रिलेशन सही तो है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो रहा हो। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन एलिमेंट को देखना ध्यान से कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। एंड लास्ट फीचर इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो डेलिबरेट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करना ही करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करना है तो उन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। और तभी हम क्या कर पाएंगे? मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएंगे, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर लेगी तो उसका गोल भी अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेलिबरेटली इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। अब सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बुक हमें 3 इंपॉर्टेंस दी हैं। पहला, ग्रोथ इन साइज। डायरेक्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोथ इन साइज का मतलब है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज जब इंक्रीज होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी छोटी है, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की गई तो ये इतनी बड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ग्रोथ होती है तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्रो कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा होंगे उतना आपसी रिलेशन ज़रूरी नहीं है अच्छा होना, ताकि काम अच्छे से इंटीग्रेटेड वे में किया जा सके। तो इसीलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एम्प्लॉय उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाएगा उन सबको बाइंड करने के लिए और उनके एफर्ट्स को बाइंड करने के लिए। तो जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ग्रो करता है ना, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ती। सेकंड होता है इम्पॉर्टेंस फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है अलग अलग फंक्शंस का होना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसे मैंने एग्जांपल से आप समझो, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन 1, ये है ऑर्गेनाइजेशन 2। ऑर्गेनाइजेशन 1 के अंदर सिर्फ 3 फंक्शंस हैं, यानी कि अलग अलग 3 फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं 3 डिपार्टमेंट से, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन 2 में फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि फंक्शंस अलग अलग बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है। आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन 1 में फंक्शनल डिफरेंशिएशन कम है, यानी कि फंक्शनल में डिफरेंस कम है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन 2 में अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं, यानी कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होगी जहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन कम है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होगी जहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन ज़्यादा है? ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन 1 इज़ लेस देन कोऑर्डिनेशन नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन 2, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, विच मीन्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है ना, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए उन्हें एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स उन टेक्नोलॉजीज़ में क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से भी समझो, ऑर्गेनाइजेशन ने ना क्या किया, स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया, ये देखो, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक्सपर्ट्स जो हैं बेसिकली वो एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से स्पेशलाइज हैं अपनी फील्ड के अंदर। अब ना एक्सपर्ट्स में लेकिन दो चीज़ें बहुत होती हैं, वो ईगोइस्टिक होते हैं थोड़े, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज़ में उनसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोई नहीं है, तो उस ईगो के चक्कर में वो
अदर पीपल से सजेशन लेना भी बंद कर देते हैं, यानी कि किसी भी अदर पर्सन की राय नहीं सुनते। तो मैंने यही बोला, आप देखो एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, सो दे डोंट टेक सजेशन फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़, वो अदर एम्प्लॉयज़ से सजेशंस नहीं लेते, और वो थोड़े ना ईगोइस्टिक होते हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयज़ अपने कुछ सजेशंस रखना चाहते हैं उन एक्सपर्ट्स के सामने, पर वो एक्सपर्ट्स रखने नहीं देते कि तू कौन है बे, चल उधर, मतलब कि तेरे को क्या नॉलेज है, ऐसे करके। तो इन एक्सपर्ट्स और इन एम्प्लॉयज़ के बीच में देखो वर्सेस हो गया, यानी कि इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ना स्पेशलाइजेशन के चक्कर में ज़्यादा एक्सपर्ट्स को हायर करती है, तो उस केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करती है ना, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। देयरफॉर जब स्पेशलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती रहती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की नेसेसिटी या नेसेसरी बहुत होने लग जाता है। तो ये तीनों थे इसके इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन के। सो यहाँ पे आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर जो है वो पूरा ख़त्म होता है। होप करता हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में और आपको फिर समझाने में काफ़ी टाइम जाता है, तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बिज़नेस स्टडीज़ पूरी कवर करने वाला हूँ इस पूरे जो हमारा चैनल है उस पर। और साथ ही साथ जो वीडियो है उसको लाइक कर देना यार प्लीज़, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है तो। ओके बाय।